हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, और हमने पढ़ा था फिजिकली हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी देयर आर टू मोर स्टेट्स, और वो स्टेट कौन सी हैं? दे आर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जनरली प्लाज्मा स्टेट, एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है बच्चों? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा गया है इसको। एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर पे प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ सुपर हीटेड स्टेट ऑफ मैटर। मतलब ये स्टेट एग्जिस्ट करती है एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, जनरली जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, दे किक्ड आउट देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। ठीक है, अब आयन्स कैसे बनेंगे? जनरली जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालेंगे तो वो बना देंगे पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, आप बताओगे कि इट इज सुपरहीटेड स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये स्टेट जो है कहाँ आप ऑब्जर्व करोगे? तो बच्चों अक्सर आपने जो है एडवर्टीजमेंट में या जो आपकी होर्डिंग्स लगी होती हैं उनमें, एडवर्टीजमेंट के लिए उनमें कलर्ड लाइट्स ऑब्जर्व करी हैं कभी? आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स देखोगे, ब्लू कलर की देखोगे, ऑरेंज कलर की देखोगे। ठीक है, तो वो लाइट्स एक्चुअली, वो जो लाइट्स हैं ना, वो दे आर एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, जो स्टार्स में लाइट आप ऑब्जर्व करोगे दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। आपका सन जो है वो भी प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। आपके पास जब थंडरिंग होती है ना बच्चों, थंडरिंग के दौरान क्या होता है, लाइटनिंग होती है। थंडरिंग और लाइटनिंग, जो थंडरिंग के दौरान आप लाइटनिंग ऑब्जर्व करते हो ना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। तो ये जो है कुछ प्लाज्मा के एग्जाम्पल हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। इसके बाद हमारे पास आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक्चुअली ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसमें बच्चों जो बोस आप देख रहे हो ना, एक्चुअली ये जो बोस है ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम पर पड़ा है। अब इन्होंने जो है प्रेडिक्ट किया था, सत्येंद्र नाथ बोस ने, कि भाई अगर हम टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तो क्या होता है, जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक साथ इकट्ठे होके एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और वो जो सिंगल एटम वाली स्टेट है ना, उसको जनरली नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इन्होंने तो स्पेक्यूलेट किया था, मतलब प्रिडिक्ट ही किया था कि एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इस स्टेट को 1990s में लैब में जो है ऑब्टेन भी कर लिया। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ मैटर, और दैट स्टेट ऑफ मैटर इज सुपर कूल्ड, मतलब बहुत लो टेम्परेचर पर ये स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, सुपर कूल्ड स्टेट ऑफ मैटर। जब एटम्स, ठीक है, जिनकी डेंसिटी कम हो, या जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, उनको हम एटम्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स किनको बोलते हैं बच्चों? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए। तो इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल में एक आ जाता है बोसोन। ठीक है, तो जब इन एटम्स को या फंडामेंटल पार्टिकल्स को, एटम जिनकी डेंसिटी बहुत लो हो, उनको क्या करते हैं, इफ दे आर कूल्ड एट, जब इनको कूल करते हैं एट अबाउट 0 केल्विन, और 0 केल्विन को आपको पता है क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो जब इन एटम्स को या फंडामेंटल पार्टिकल्स को कूल करते हैं एट
एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो क्या होता है, इनकी एनर्जी जो है बिल्कुल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब एनर्जी जो है कम हो गई तो सारे एटम्स क्या करते हैं, अभी तो ये सिंगल एटम्स है या सिंगल पार्टिकल है, लेकिन इस टेम्परेचर पर ये सारे जो हैं क्या हो जाते हैं, दे क्रिपल्ड टुगेदर, इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो दे बिहेव एज सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करते हैं, सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं, जिनका कि जो है जो यूनिफॉर्म होते हैं, या जिनका एक सिंगल वेव फंक्शन के बारे में आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल तो आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, सिंगल एंटिटी की फॉर्म में जो बिहेव करते हैं, ठीक है, या सिंगल वेव फंक्शन जिनका आएगा, तो दैट स्टेट ऑफ मैटर इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, और 2018 में तो इसको क्या किया गया है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट को स्पेस में भी बना लिया गया है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी दो फिजिकल स्टेट मैटर की। अब आ जाओ बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन पर। अब मैटर को केमिकली हम उसकी कंपोजिशन के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरीज। मतलब सारे मैटर को हम क्या बोलेंगे, मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो मटेरियल जो है हम उसको क्या करेंगे, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है ना, केमिकल क्लासिफिकेशन इसी को बोला है, इसलिए केमिकल कंपोजिशन के बेस पर जहां हम क्लासिफाई करते हैं, तो प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, और दूसरे आएंगे हमारे पास मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंसेस में आप कैसे बताओगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जनरली प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जहां पर एक ही तरह के सब्सटेंस हो। ठीक है, वो मटेरियल जहां पर एक ही तरह का सब्सटेंस हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो दोज मटेरियल्स विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, वो हो गया हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस। सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस से क्या आप समझे बच्चों, आप जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर के अंदर हम कॉपर के ही एटम्स ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन उसमें थ्रू आउट क्या है, सेम ही है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ, तो वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ही मॉलिक्यूल्स देखोगे और कोई इसके अंदर नहीं होगा, है ना, सब्सटेंस। तो इसलिए ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, है ना। मतलब इनकी कंपोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है, और सेम कंपोजिशन मतलब सेम फेज रहेगा, इसीलिए प्योर सब्सटेंसेस जनरली होते हैं क्या, होमोजेनस होते हैं। ठीक है, मतलब कंपोजिशन इनकी सेम रहती है। फिर प्योर सब्सटेंसेस को जनरली हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब बच्चों आपने लोअर क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, आप फेमिलियर हैं इन टर्म्स से, लेकिन एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, तो जनरली एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस हैं, और एलिमेंट्स को आप बताओगे कि द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ठीक है, जिनको कि हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, या जो है एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिनमें एक ही तरह के एटम्स होंगे, ठीक है ना, तो उनको बोल देते हैं हम एलिमेंट्स, राइट। अब एलिमेंट्स भी फर्दर, अब एटम्स जो है वो शेप में, साइज में एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, मास में, तो एलिमेंट्स फर्दर प्रॉपर्टीज में भी अलग हो सकते हैं ये, तो एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड
मेटेलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होंगे बच्चों? मेटल्स जनरली मेटल्स क्या होते हैं? आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में याद है ना? आपने 10th क्लास में पढ़ा है। हार्ड होते हैं मेटल्स, ठीक है। इनका जनरली हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, मेटल मरकरी। मरकरी जो है वो क्या है? लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन है ये यहाँ पर। सोनोरस होते हैं बच्चों मेटल्स। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। लस्ट्रस होते हैं, इनकी जो है चमक होती है एक। फिर आप बोलोगे ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आप बताओगे आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं मेटल्स, ठीक है। मेटल्स मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैं बता रही हूँ मेटल्स की। इसी तरह से आपके पास जो नॉन मेटल्स आते हैं, जनरली ये हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। मेलिएबल, डक्टाइल ये नहीं होते, ठीक है। साथ में कैसे होते हैं नॉन मेटल्स? रिजिड होते हैं, ठीक है। और ये दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यहाँ पर कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है? एक्सेप्शन है, कार्बन की फॉर्म है ना ग्रेफाइट, तो एक्सेप्शन है, नॉन मेटल में कंडक्ट करता है। इसी तरह से आप बताओगे जनरली नॉन मेटल्स जो हैं ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवलेंट, और साथ में आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। फिर नॉन मेटल्स मैक्सिमम कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। फिर आप बताओगे कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड जो हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई नॉन मेटल्स की। जैसे आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स आते हैं वो क्या है? मेटल्स, और जो राइट साइड पे एलिमेंट्स आते हैं जनरली वो हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास मेटेलॉइड्स। अब बच्चों मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? जनरली जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको बोल देते हैं हम मेटेलॉइड्स। जैसे हमारे पास जर्मेनियम आ गया, सिलिकॉन आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? मेटेलॉइड्स। तो इस तरह से ये तो हो गए एलिमेंट्स, है ना। फिर आ जाओ आप कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स होमोजेनस तो होते हैं लेकिन दे आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं बच्चों, तो कंपाउंड्स क्या बताया मैंने कि दे आर फॉर्म बाय एलिमेंट्स, ठीक है। और एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं ना तो दे कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो, ठीक है। एलिमेंट्स कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। और आप कहोगे कि जो कंपाउंड्स हैं दे कैन बी सिंप्लीफाइड बट बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स, ठीक है। अब बच्चों कंपाउंड्स के बारे में क्या बताओगे आप? कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स combine in definite ratio. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जो है वो यहाँ पर कंबाइन हुए हैं 1:8 रेशो में, एंड दिस रेशो इज बाय मास। तो अगर हम यहाँ पर ये रेशो चेंज कर देते हैं, मान लो मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ और यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, तो फिर मेरे पास वाटर नहीं बनेगा। तो कंपाउंड्स जनरली एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं इन डेफिनेट रेशो। अब जब भी कंपाउंड्स बनते हैं तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर या तो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, या लिबरेट होगी, मतलब एनर्जी चेंज यहाँ पर होता है जब भी कंपाउंड्स बनेंगे। फिर कंपाउंड्स में एक और
कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना है बच्चों आपने कि कंपाउंड इन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स द एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज कंप्लीटली। कैसे? जैसे मान लो ये वाटर है, वाटर के अंदर कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है और कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या है? इट इज इनफ्लेमेबल। ठीक है, इनफ्लेमेबल मतलब ये जलता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है दैट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पता है ना आपको। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन नहीं होगा, तो सपोर्टर ऑफ कंबशन है। लेकिन जब ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे तो वाटर इज नाइदर इनफ्लेमेबल नॉर इट सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है, तो बल्कि ये कंबशन को क्या कर देता है? एक्सटिंग्विश कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, अब मान लो वाटर को हमने सेपरेट करना है बच्चों, वाटर को हमने सेपरेट करना है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या हम सिंपल फिजिकल मेथड्स यूज करके इन्हें सेपरेट कर पाएंगे? तो हमारा आंसर होगा नो, इनको हम फिजिकल मेथड्स यूज करके सेपरेट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। मतलब ये डेफिनेट केमिकल मेथड्स हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए हमारे पास कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स को जनरली हम क्लासिफाई कर देते हैं इनटू उनकी कंपोजिशन और ओरिजिन के बेस पर। तो कंपाउंड्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक और कंपाउंड्स हो सकते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हम पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन अलोंग विद, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। ठीक है, फास्फोरस है। इनके साथ जो कंपाउंड्स आ जाते हैं जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं हम, कार्बन के कंपाउंड्स। अब इनका जो ओरिजिन है जनरली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स, है ना। ऑर्गेनिक तो लाइफ, ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ और लाइफ मीन्स लिविंग बींग्स से जिनको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जनरली द कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स, इनको हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या बताया बच्चों मैंने आपको कैसे होता है? होमोजेनस। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस तो हो गए हमारे पास, अब आते हैं मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स क्या होंगे? जनरली मिक्सचर्स के अंदर जब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किसी भी रेशो में आपस में मिल जाते हैं ना, तो वो बना देते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स व्हेन कंबाइन इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में जब ये कंबाइन करेंगे तो ये बना देंगे हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर्स में बच्चों जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं ना, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब हम यहाँ पर डिफरेंट फेजेस ऑब्जर्व करते हैं, यूनिफॉर्मिटी हम देखते ही नहीं, यहाँ पर डिफरेंट फेजेस ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट फेजेस में मिक्सचर्स आएंगे। तो मिक्सचर्स होते हैं हेट्रोजीनस। मिक्सचर्स होमोजेनस भी हो सकते हैं। अब बच्चों आपने याद रखना है जब भी मिक्सचर्स बनेंगे ना, तो देयर इज नो एनर्जी चेंज, कोई एनर्जी चेंज वहाँ पर नहीं होता। सिंपली हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? मिक्सचर्स बन जाएंगे। और मिक्सचर्स को हम अगर सेपरेट करना चाहें तो मिक्सचर्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड्स यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर्स के अंदर हम जो एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर मिक्सचर बने हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर है, मान लो हमारे पास एयर इज अ मिक्सचर। एयर किस किस का मिक्सचर है? हमारे पास एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं और भी गैसेस हैं। तो हम अगर एयर में ऑक्सीजन का टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं ना। ठीक है, नाइट्रोजन का टेस्ट करना चाहें तो नाइट्रोजन भी वहाँ पर टेस्ट
नाइट्रोजन का आएगा एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का भी आएगा। इसका मतलब एयर जो है, एयर अगर मिक्सचर है तो उसके अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके, वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करके रखते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज कहाँ पर, मिक्सचर के अंदर। अब मिक्सचर्स हो सकते हैं बच्चों होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, दो तरह के होते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अब होमोजेनस का मतलब क्या हुआ बच्चों, होमोजेनस मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जैसे हमारे पास जब हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते मिक्सचर के अंदर के, मतलब वो हमें सेम फेज में दिखाई देते हैं। जैसे मान लो मैं जो है मिक्सचर लेती हूँ किसका, मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स कर देती हूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास, सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मुझे नमक अलग से दिखाई देगा, ना ही पानी अलग से दिखाई देगा, मुझे तो सारा ही लिक्विड फेज में दिखाई देगा ना। तो यहाँ पर सेम फेज हम देखेंगे, कोई डिस्टिंग्विश फेजेस में नहीं होगा, तो इसलिए ये मिक्सचर कैसा हो गया, होमोजेनस। जनरली जो सॉल्यूशंस होते हैं ना बच्चों, दे आर होमोजेनस मिक्सचर। इसी तरह से एलॉयज भी हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं एलॉयज को, सॉलिड सॉल्यूशन। एलॉयज क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। आप जैसे देखो, जैसे हमारे पास ब्रास है, ठीक है, ब्रास हमारे पास कॉपर और जिंक का क्या है, एलॉय है, लेकिन उसके अंदर आप कॉपर और जिंक के एटम्स अलग अलग नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। अब एयर भी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। अब हेट्रोजेनस का मतलब क्या हो गया, आप इमेजिन करो बच्चों, मान लो कि क्या आता है हमारे पास, तूफान आता है, ठीक है। अब तूफान में आप देखते हो हवा तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मिट्टी, कंकड़, पत्ते सब उड़ के आते हैं ना, तो उस समय क्या हम एयर को होमोजेनस बोल सकते हैं, नहीं। उस समय एयर क्या हो जाएगी, हेट्रोजिनस। कैसे, कि उसके अंदर आप उसके डिफरेंट फेजेस, आप जो है हवा तो महसूस करेंगे ही ना, देखेंगे ही, साथ में आप उसके अंदर जो है मिट्टी उड़ते हुए देख रहे हो, धूल उड़ते हुए देख रहे हो, आप उसके अंदर जो है कंकड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, पत्थर आपके दिखाई दे रहे हैं। तो जब तूफान आ रहा है तो एयर उस समय क्या हो गई, हेट्रोजेनस हो गई। इसी तरह से मान लो आप इंडस्ट्रियल एरियाज में चले जाते हो, तो आपको जो है वहाँ पे स्मोक स्मोक दिखाई देगा ना, स्मोक। अब स्मोकी मतलब एयर आप देखोगे अगर, तो उस समय जो है आपको बिल्कुल प्योर एयर नहीं दिखाई देगी। प्योर एयर कहने का मतलब है कि आप वहाँ पे स्मोक उसमें आप ऑब्जर्व करोगे, उस स्मोक में क्या होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लैकिशपन दिखाई देगा, है ना। एयर वहाँ पे क्या बन जाती है, हेट्रोजिनस। क्लियर है आपको, मिक्सचर्स हो सकते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस, ठीक है बच्चों। तो ये तो था केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब जो मैटर है ना बच्चों, मैटर की बेसिक यूनिट क्या हो गई फिर, मैटर के अंदर एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये बेसिक यूनिट है किसकी, मैटर की। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपको ये भी पता होना चाहिए। तो एटम्स जो है आपने बताना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, which may or may not have independent existence, may or may not have independent existence. And the atoms participate in chemical reaction. The smallest unit atoms क्या हो गए, smallest unit of matter which participate in chemical reaction and they may or may not have independent existence. कुछ elements को हम atomic form में ही सिंबलाइज करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम को हम Na से लिखेंगे। जितने मेटल्स हैं जनरली, मेटल्स को हम एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ये, आप ये मत समझना कि सोडियम जो है एक सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नहीं, सोडियम को हम एटॉमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेटल्स हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में आ गए। और नोबल गैसेस, जनरली जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो एटॉमिक फॉर्म में ही
हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये हमारे पास आ गए एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या हुए? मॉलिक्यूल्स आर ऑल स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, बट दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनका क्या होता है? दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। याद रखना आपने, दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट दे ऑलवेज हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जितनी भी हमारी जो गैसेस हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स में जो गैसेस आ जाती हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब बच्चों, मॉलिक्यूल जो हैं, कंपाउंड्स भी तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? होमो मतलब सेम, एटम्स जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम टाइप के एटम्स होंगे, है ना। होमो मतलब सेम होता है, और एटम्स जिनके अंदर सेम एटम्स होंगे। कैसे? जैसे मान लो हम फॉस्फोरस रिप्रेजेंट करते हैं, तो P4 मॉलिक्यूल है ये, इसके अंदर एक ही तरह के फॉस्फोरस के एटम हैं। जैसे मान लो हमारे पास सल्फर है, सल्फर में S8 फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, तो इसके अंदर क्या है? सल्फर के ही 8 एटम्स हैं। ठीक है, तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए बच्चों। या ओजोन है, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के ही 3 एटम्स हैं, तो होमो एटॉमिक। फिर आते हैं हमारे पास हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो जहां पर क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे? डिफरेंट एटम्स होंगे, है ना। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो डिफरेंट एटम्स कैसे? मान लो मैं लिखती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, मान लो मैं लिखती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या हो गया? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं और हेटेरो एटॉमिक भी हो सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। मैटर की केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस में आपने फिर एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में समझा। मिक्सचर्स में होमोजेनस, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अब आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो एलिमेंट कंपाउंड को और कंपाउंड मिक्सचर को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।